चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, आवाज वगैरह आ रही कि नहीं आ रही, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा फास्ट तरीके से रहेंगे, है ना। आवाज आ रही है? चलिए, तो आ रही है तो फिर शुरू करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है पहला क्वेश्चन कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। चलिए जवाब देना है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हुआ था, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि इस युद्ध में टीपू की हार भी आपकी हुई थी। कौन से, जो चौथा आपका आ गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तृतीय दिया गया है। अगर आपसे पूछता है चतुर्थ मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ जो हुआ था वो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में, किसके समय, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में आपका चौथा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बताना है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ये हैं आपके कौन, दादा भाई नौरोजी। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर डी नंबर जिसका भी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो कि पेड एग्जाम 2021 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, है ना। साथ में दोस्तों इनकी पुस्तक भी पूछी गई है कि प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी है, तो आपके दादा भाई नौरोजी की है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पांडे जी ने विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये कहां पर किया था, और ये पांडे जी कौन है, आपके मंगल पांडे हैं, याद रखिए मंगल पांडे। यहाँ पर जवाब देना है। अब आप देख सकते हैं कि 3 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तीनों ने विद्रोह जो शुरू किया था वो आपके बैरकपुर से किया था, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। डेट याद रखना है 29 मई, याद रखिएगा 29 मई 1857 को बैरकपुर छावनी की, है ना, छावनी की जो आपके अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूसन और आपके लेफ्टिनेंट बाकी हत्या कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम अपनाया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4 का ऑप्शन लॉक किया जाए। जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को भी लाइक शेयर करेंगे, है ना, जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया गया। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा ये नंबर है, ये भैया आपका कराची अधिवेशन, है ना, जो कि 1931 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आप देख सकते हैं, और गांधी इरविन समझौते के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के समर्थन पर किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में क्या किया था, अनुवाद किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया तो भैया ये है आपके मधुसूदन, कौन है, मधुसूदन दत्त, जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है। भारत में स्थानीय सुशासन का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए भैया यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर दोस्तों ये है आपके रिपन, कौन है, यहाँ पर के जो रिपन है, रिपन, है ना, इन्होंने देखा जाए तो भारतीयों की दुर्दशा है उसको कम करने के लिए कई सुधार किया था। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिए भारतीय सुशासन का जनक के रूप में भी आपके रिपन को जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय इनमें से कौन था। चलिए बताना है भारत का जो वायसराय था इनमें से कौन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भारत का वायसराय, है ना, कब, जब आपके 1934 की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, देखिए 31 से लेकर 36 के दौरान जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड वेलिंगटन थे, कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन थे, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम, है ना, ये गीत जो लिखा है ये कौन से संगीतकार के द्वारा लिखा गया था। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे जवाब देखिए, यहाँ पर इसका आंसर बनेगा, यहाँ पर याद रखिए दिगंबर विष्णु जो आपके दिए हैं, ठीक है, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा दिगंबर विष्णु जो आपके हैं यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज्य का वादा किया था।
दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, एक वर्ष में दोस्तों, है ना, कितना आप दे सकते हैं कि एक वर्ष में दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं स्वराज्य का ये जो नारा दिया था वो किस में दिया था। आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। चलिए, क्लास रुक रही भैया, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, कह रहे रुक रही है क्लास, है कि भैया क्लास रुक रही है क्या? सारा दिन नेट आप खत्म कर देते हैं और दोस्त हमको देते हैं। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि एक वर्ष में स्वराज्य, ये नारा दिया था। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। यहाँ पर जवाब देना है कि जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में, ये कब आया था। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए, कैबिनेट मिशन पूछा गया है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है यहाँ पर 1946, लेकिन आपको ये बताना है कब आया था। तो आप कहेंगे मार्च 1946, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946, यहाँ पर 32 सदस्यीय आपकी टीम थी, है ना, दिल्ली आपके पहुंचे थे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सॉरी मतलब 3 सदस्य थी, ठीक है, 3 सदस्य थी। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है रामायण कामा महाभारत, रामायण कामा महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे। अब आप ये बताइए कि जैसे आपके रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है ना, ये कौन से काल में संकलित किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ये जो आपके शुंग काल है, कौन है, ये जो आपका शुंग काल है, शुंग काल, ये शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे और इस काल में रामायण महाभारत, है ना, इनको अंतिम रूप दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए हिंदू पर, है ना, हिंदुओं की जो कानूनी पुस्तक है मनुस्मृति भी इसी अवधि के दौरान संकलित की गई थी। तो आपका यहाँ पर शुंग काल आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है। चलिए बताना है कि दिल्ली का चिराग के नाम से जानते हैं वो किसे जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके कौन, तो आपके शेख नसरुद्दीन महमूद, कौन है, शेख नसरुद्दीन महमूद, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और देखिए हर मॉडल पेपर में आपको मिलता रहता है, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करें तो भी मिलता है। यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश जो आपके हैं, है ना, ऑप्शन जिसका भी आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा कि भैया इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है ना। और ये जो आपके थे, ये अवधारणा है, ये मोहम्मद गोरी के विचारों पर आपकी आधारित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए बताइएगा कि पोमोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो किसका होता है। पोमोलॉजी में, अब आप कहेंगे पोमोलॉजी में यहाँ पर फलों का अध्ययन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा कि पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। वहीं पर दोस्तों आपके फ्लोरीकल्चर में, क्या फ्लोरीकल्चर में जो होता है, फ्लोरीकल्चर में जो होता है वो आपको किसका होता है, कहेंगे फूलों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों सब्जियों का अध्ययन क्या होता है, ओलेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। और एंटोमोलॉजी जो होता है, एंटोमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इको मार्क जो है ये जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। देखिए इको मार्क की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे कि ऐसी सामग्री जो पर्यावरण के लिए क्या हो, सुरक्षित हो। याद रखिए पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री होती है। तो भैया जो आपका भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा जारी किया जाता है एक इको मार्क, है ना, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश के आधार पर आपके होते हैं। ये 1991 में आरंभ किया गया था, ठीक है ना, जो पर्यावरण के लिए उत्पाद क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं, है ना, प्रदूषित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अगर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता तो हम लोग कहते हैं जो हमें सूर्य से मिल रही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आपका है कौन, पेट्रोलियम। याद रखिएगा कि अनवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका भंडार सीमित मात्रा में है और इन ऊर्जा स्रोतों को पुनः कम समय में, है ना, निर्मित नहीं किया सकता है। तो भैया जब कम समय में इनको नहीं बनाया सकता है ये होते अनवीकरणीय होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोयला हो गया है, पेट्रोलियम हो गया है, प्राकृतिक गैस हो गई, है ना, तो ये भैया तुरंत तो बनने जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। चलिए बताइएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो विटामिन ए होता है ना, कौन विटामिन ए होता है, वो विटामिन ए होता है रेटिनॉल होता है।
तो भैया विटामिन ए भी कहा जाता है रेटिनॉल को, है ना। ये वसा में घुलनशील भी होता है और सामान्य दृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है। भैया देखा जाए तो भैया दूध, गाजर, मक्खन इत्यादि खाते रहे तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। यूनेस्को की स्थापना हुई थी नवंबर में, और नवंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर नंबर है नवंबर 1945। आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे मुख्यालय कहाँ पर है, क्या आप लोग ये जवाब दे सकते हैं क्या कि भैया जो आपका यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जितने भी साथी जुड़े हैं इनमें से मात्र 5 लोगों को जवाब देना है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है, आपका जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया जवाब देना है, और भैया वीडियो को लाइक से कर दीजिए। देखिए इतने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अगर यहाँ पर नाम देखें जाए तो आपके हर वही स्टूडेंट है जो हमारी डेली के क्लास में लेते हैं, हर क्लास में आते हैं, हर क्लास में कुछ सीखने को मिलता है, हर क्लास में भी हम भी मेहनत करते हैं। भाई आपको लगता है हर क्लास के लिए सर बोलते हैं, तो हर क्लास को हम भी मेहनत करते हैं, क्लास में टाइपिंग करना, हर क्लास की टाइपिंग के साथ यहाँ पर पढ़ाना एनर्जी के साथ पूरी तरीके से। तो भैया हर क्लास को आप लोग भी लाइक करें। अगर हम दिन में एक क्लास दें तो आप भी कहेंगे कि सर जी आप तो मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ, है ना। तो भैया आप लोग भी मजाक मत करिए, आप लोग भी वीडियो को लाइक से लगातार करिए, जितनी क्लासें आपको दे रहे हैं मेहनत के साथ होती हैं, तो जितने यहाँ पर हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, आपका मुख्यालय पूछा गया था, हमने बताया था यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, तो आप कहेंगे पेरिस में है। कहां पर है? आप कहेंगे पेरिस में है। और पेरिस की अगर बात कर देते हैं तो आपका आंसर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या दिया गया है, कह रहे केंद्रीय, क्या दिया है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखो कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको देना है। तो भैया 19 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है लगभग सभी का सही है, ये है आपका कौन, संस्कृति मंत्रालय। यहाँ पर जो आपका संस्कृत मंत्रालय है ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर बताना है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, परम शक्ति जो आपका है ना, परम शक्ति ये आपके स्थापित किया गया है आपके कहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, परम शक्ति जो आपका है ये आईआईटी खड़गपुर में किया गया है। कहाँ पर है? आईआईटी खड़गपुर में, याद रखिएगा आईआईटी जो आपका खड़गपुर है, ठीक है, खड़गपुर हो जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आईआईटी खड़गपुर में ये स्थापित किया गया है, जो आपका है कौन, परम शक्ति है, परम शक्ति खड़गपुर में, ठीक है ना, क्लियर है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन मिशन करने वाला यह देश का पहला राज्य जो आपका बना है, इनमें से कौन है दोस्तों, ये है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर तमिलनाडु आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये दिसंबर 2022 में यहाँ पर पहला राज्य आपका बना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। जितने भी आपके जीव होते हैं, है ना, उनकी रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। देखिए कोशिका, अगर आपसे पूछे कि भैया कोशिका की खोज किसने किया था, आप कहेंगे कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछे केंद्रक की खोज किसने किया था, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन दोस्तों याद रखिएगा वृक्क अर्थात किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो आपकी नेफ्रॉन कहा जाता है। मतलब प्रत्येक वृक्क में अर्थात प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख तक आपकी होती है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई होती है, न्यूरॉन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पित्त का निर्माण जो होता है कहां पर होता है। पित्त का निर्माण जो होता है आपके कहां पर होता है। यहाँ पर देखिए पित्त का निर्माण पूछा गया है, और निर्माण पूछा है तो आपको हमने बताया था कहां पर होता है, आपके यकृत में होता है। कहां पर? यकृत में। अगर पूछे यकृत क्या है तो आप कहेंगे कि शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है ना, आंतरिक भागों में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो यकृत ही होता है। अगर बाहरी भागों में देखा जाए तो आपकी त्वचा होती है ना। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो अगले पॉइंट के आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पर बताना है जो आपकी मास्टर ग्रंथि है वो आपकी किसे कहा जाता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए मास्टर ग्रंथि की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपकी है पिट्यूटरी ग्रंथि, कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपकी है यहाँ पर ये है आपकी मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना। और दोस्तों इसे सेला टर्केरा के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं। जो आपके पक्षी होते हैं, चमगादड़ होते हैं, इनके जो पंख हैं ये किस अंग के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर जवाब देना है कि पक्षी है और चमगादड़ है, जो पंख होते हैं किसके उदाहरण होते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, आपका असमजात अंग होते हैं। क्या होते हैं, असमजात अंग होते हैं। मतलब विभिन्न जंतुओं की संरचना के अध्ययन से ये पता चलता है कि भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं में कुछ अंग ऐसे भी होते हैं, है ना, जो संरचना या प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार भिन्न कार्य करते हैं। ठीक है ना, सबके करने की तरीका अलग होते हैं। मेढक, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, है ना, इनमें से जो आपके होते हैं वो अग्रपैर होते हैं, जो ऐसा काम करते हैं। तो ये होते हैं असमजात अंग होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है। यहां पर बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें देखा जाए गति का जो जड़त्व नियम होता है, क्या गति का जो जड़त्व नियम होता है, गति का जड़त्व नियम ये होता है। इसके कारण से क्या होता है कि जो भी बस में बैठे हुए लोग होते हैं, जैसे ही बस रुकती है वो लोग क्या होते हैं, आगे झुक जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या होती है। बताइएगा कि प्रत्यावर्ती अर्थात यहाँ पर एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है, डीसी में, तो आप बताइए कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका होता है रेक्टिफायर, क्या होता है रेक्टिफायर, मतलब जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे कहलाती हैं। बताइएगा कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आंसर देना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा प्रदीप्त होती हैं या अप्रदीप्त होती हैं, पारदर्शी होती हैं या अपारदर्शी। आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो आपका प्रदीप्त दिया गया है वो आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है ना, जैसे सूर्य हो गया या जलती हुई मोमबत्ती हो गया, कोई भी आपका हो गया। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपकी क्या होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए 29 को ऑप्शन देना है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब सही दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे बताने के बाद ही आप जवाब दे पाते हैं या अपने मन से कुछ दिमाग लगाते हैं, है ना, ये सबसे पहले आपको आता ही है। यहाँ पर याद देखिए इसका ऑप्शन जो आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, धनात्मक हो जाएगा। देखिए आपको आ भी रहा है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में किनारे का भाग पतला होता है और मध्य का भाग क्या होता है, मोटा होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। मतलब दूरदृष्टि दोष को अगर आपको क्या करना है, दूर करना है, हाइपरमेट्रोपिया को अगर दूर करना है तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये लेंस होता है कौन, यहाँ पर दूर है और दूर है तो आप कहेंगे उत्तर है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका जवाब बी नंबर राइट हो जाएगा। कुछ कह रहे तुक्का भी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है क्या। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है। कुछ लोग तो सोचा करते हैं सर जी बस टाइम पास करें, नाम भी लेते रहें कि हाँ सबसे पहले किसका नाम आया, किसका पहले किसका जवाब आया है ना। आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हम आपको टॉपर समझते हैं। समझिए कि अगर आप नहीं भी टॉपर है ना तो आप टॉपर बन जाएंगे अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे हमारे अकॉर्डिंग। किताब जो आपकी है, किताब को रट मारिए, जो भी आपका दिया गया है किताब, और प्रैक्टिस आप लगाइए। और प्रैक्टिस आपको फास्ट में लगाना है। किताब में आपको सब कुछ दिया होता है, जो आप साल भर कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं वो आपकी किताब में दिया होता है। जो साल भर में टेस्ट आप कोचिंग में नहीं लगाते हैं वो हम आपको लगवा देते हैं। तो भैया आप लोग अगर थोड़ी मेहनत कर लें तो आप बिल्कुल ब्रिलियंट बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि गैस का द्रव में क्या दिया है, गैस का द्रव में परिवर्तन हुआ है। अब आप बताइए कि जब गैस से डायरेक्ट क्या है, द्रव में हो रहा है, इसका मतलब ये है आपका संघनन। क्या है, संघनन हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर बीमार देंगे तो बीमारने से जीवन यापन नहीं होगा, ठीक है ना। हमने बताया है कि ऊर्ध्वपातन जो होता है ये ठोस से क्या होता है, ठोस से क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ठोस से गैस, जैसे कपूर होता है ना। यहाँ पर गैस का द्रव में दिया है तो भैया गैस का द्रव में होता है संघनन। आपने कभी सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर में कभी कभी जो है पानी के ऊपर रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी के जैसे होता है रास्ता रहता है, तो ये संघनन प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। भौतिक परिवर्तन उदाहरण पूछा गया है, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए नोट किया जाए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 32। भौतिक परिवर्तन को समझिएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। कह रहे लोहे पर जंग लगना, या मोमबत्ती का जलना, या कोयले का जलना, या जल का जमना। दोस्तों हमने बताया था भौतिक परिवर्तन को अगर आप
तरीके से समझेंगे। मतलब एक रूप से दूसरा परिवर्तन हो गया है तब तो ठीक है, लेकिन ये क्रिया नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लोहे में जंग लगा है, इसका मतलब पहले लोहा तो क्या था, जैसे था वैसे है, लेकिन कमजोर हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें रासायनिक क्रिया हुई होगी, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ होगा, तो ये तो आपका नहीं हो सकता, ये तो रासायनिक क्रिया है। मोमबत्ती जल जाती है और मोमबत्ती जलने के बाद ही मोम ही प्राप्त होती है और कुछ नहीं प्राप्त होता है। भाई मोमबत्ती जलने के बाद मोम ही प्राप्त होती है जो बची हुई होती है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका रासायनिक क्रिया है। यहाँ पर दोस्तों आपका दिया है जल का जमना, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो जल का जमना है वो आपका होता है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन आपको लगाना है यहाँ पर सी नंबर है कि जल का जो जमना होता है ये भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। आपका आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी बाद में जुड़े हैं है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना। और डेली क्लास लिया करें, डेली आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब में आप कहीं भी पढ़िए, कितना भी पढ़िए, लेकिन अगर आप एक स्थिर जगह में रहते हैं और जितना पढ़ाया जाता है विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो याद रखिएगा पेपर के समय आप विश्वास कायम रखिए, पेपर में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके एग्जाम में मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्य की वास्तविक कार्यपालिका, अगर वास्तविक लगा दिया है तो याद रखिएगा वास्तविक की अगर बात कर देते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर वास्तविक होते हैं आपके मुख्यमंत्री। क्या वास्तविक होता है तब आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री, आपका आंसर है यहाँ पर बनेगा। याद रखिएगा वास्तविक लगाने में मुख्यमंत्री लगाना है। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये बताइएगा कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन आएगा। आप कहेंगे राज्य सूची में देखा जाए तो यहाँ पर कृषि, शिक्षा, दंड विधि या रक्षा, आप कहेंगे जो कृषि होता है, कृषि आपका राज्य सूची में आता है। और राज्य सूची की अगर बात कर देते हैं दोस्तों आओ तो आपके देखिए मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब आपकी कृषि में ही आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चलिए बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर जो आंसर है अस्थायी, और अस्थायी जो होता है वो कितना होता है। याद रखिए यहाँ पर 35 को ऑप्शन दीजिएगा। देखिए काफी लोगों को जवाब ए आ रहा है, कुछ लोगों को डी आ रहा है, कुछ लोगों को बी आ रहा है, कुछ लोग 3 दे रहे हैं। लेकिन अभी आपको मालूम था कि अपना भारत है ये सुरक्षा परिषद में अस्थायी तौर पर आपका चुना गया था, मात्र 2 वर्षों के लिए चुना गया, क्योंकि भैया 2 वर्ष का ही होता है, जो अस्थायी होते हैं उनका 2 वर्ष की ही अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा। हमने बताया था कि प्रथम मतलब आपका सिंगल हो गया, और सिंगल ऐसे ही क्या होता है, रॉड ऐसा होता है कि नहीं, रॉड ऐसा ही होता है, रॉड ये देखो लिखा हुआ है, रॉड से अगर मार दिया जाए तो भैया काम खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा हेरोड मॉडल आधारित था ये आपके जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। यहाँ पर पीसी महालनोबिस आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में था, जो आपका ये आपके धर्म मॉडल है आपका चौथी मॉडल पर आपकी आधारित थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प आपका सही दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प आपका सही है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था आपको हमने बहुत बार बताया और बताया है कि रट के लिख लीजिए, लिख कर लीजिए, है ना, लिख लीजिए, क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना, हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखिए इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सरकारी होता है क्षेत्र, निजी क्षेत्र, दोनों का ही जो अस्तित्व होता है आपका होता है बराबर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों, क्या कारण होता है कि चंद्रमा पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। तो भैया याद रखिएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते हैं, एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है। सवाना घास के मैदान होते हैं, और दोस्तों याद रखिए इनका सर्वाधिक विस्तार जो आपका है वो कहां पर है, आपके अफ्रीका में है। कहां पर है, आपके अफ्रीका, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर है राइट, इसका आंसर हो जाएगा। जो सवाना घास के मैदान है ये कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं। कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, इस प्रकार के घास के मैदान में घास के अतिरिक्त कई झाड़ियां भी मिलती हैं और कुछ आपके पेड़ भी आपके मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। यहाँ पर बताना है कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भारत में जो आपका जिला है कौन सा जिला सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका कच्छ का है ना, कच्छ, गुजरात का जो कच्छ है, ये जिला क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और अभी अन्य स्रोतों से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख को बताया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है लद्दाख, है ना,
क्योंकि ऑप्शन में लद्दाख तो नहीं है, लेह दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील पूछा गया है, आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर मीठे पानी की जो झील है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा बुलर झील। क्या है? बुलर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। ये एक प्रकार की कृत्रिम झील भी है। क्या है? ये एक आपकी कृत्रिम झील भी है जो कि जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा नामक जिले में है। और दोस्तों याद रखिएगा ये गोखुर झील भी आपकी है, ये गोखुर झील के नाम से भी आपकी जानी जाती है, याद रखिएगा गोखुर झील आपकी है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपकी तुलबुल परियोजना ये बुलर झील पर ही आपकी है। और यहाँ पर जो झेलम नदी है ना, झेलम नदी है, तो भैया देखा जाए तो इस झील में झेलम नदी का पानी भी आता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो आपका है ये कहां पर है। आप कहेंगे इंजीनियरिंग आपके कहां पर है, आपके नागपुर में है। नागपुर जो कि ऑप्शन दिया है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मौसम वेधशाला कहां पर है, क्या मौसम वेधशाला कहां पर है, तो आप कहेंगे सर मौसम वेधशाला आपके पुणे में। कहां पर है? पुणे में है। अगर आपसे पूछे लखनऊ में, तो लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में क्या है, तो नई दिल्ली में मौसम विभाग है ना, याद रखिए भारतीय मौसम विभाग जो है विज्ञान, इसका मुख्यालय आपके कहां पर है? नई दिल्ली में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तापांतर दिया है और आप यहाँ पर देखिए जो आपके होते हैं क्या, सदाबहार वर्षा वन होते हैं। क्या? सदाबहार वर्षा वन जो पाए जाते हैं इनमें सबसे कम तापांतर होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। अर्थात देखा जाए तो ग्लोबल जो आपका वार्मिंग होती है ग्लोबल है ना, ये सबसे ज्यादा उत्सर्जित जो होता है किस देश के द्वारा होता है, तो भैया ये जो आपका चाइना है ना, चाइना अर्थात जो चीन है, ये विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक आपका है ग्लोबल कार्बन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, यहाँ पर चीन हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत का गठन किसने किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका जवाब आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया जो आपका अभिनव भारत है इसका गठन किसने किया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।